निमिषा और सुनील एक ही कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। निमिषा एक साल जूनियर थी सुनील से। अक्सर आपस में दोनों ऐसे टकरा जाती जैसे नियति इन्हें खुद मिलाने की साजिश रच रही हो। सुनील देखने में बहुत सुंदर था। उससे दोस्ती करने के लिए लड़कियों की लाइन लगी रहती है, लेकिन सुनील का मानना था कि भले दोस्त कम हो या दोस्ती गिन के एक दो के साथ हो, और सच्ची हो तो सच्चे अर्थ में यही दोस्ती कहलाती है। सुनील की मुलाकात निमिषा से कॉलेज के गेट पर हुई थी। वह तो बस उसे देखते ही बावला हो गया था। गेहुआ रंग, बड़े बड़े नैन, चेहरा ऐसा कि कोई देखता रहे तो बस देखता ही रह जाए। निमिषा ने कभी भी किसी लड़के से दोस्ती नहीं की थी। उसकी ढेरों सहेलियां ही थीं, लेकिन जब सुनील ने अपने दिल का हाल निमिषा को बताया तो वह भी अपने को रोक ना सकी। देखते ही देखते साल भर में दोनों का प्रेम परवान चढ़ गया। लेकिन देखते ही देखते सुनील की पढ़ाई भी खत्म होने को आ गई। वह विदेश जाने वाला था। निमिषा से 2-3 साल तक दूर रहने की कल्पना से वह बेचैन हो गया। सो उसने प्रस्ताव रखा, चलो हम अभी शादी कर लेते हैं। दोनों कॉलेज की कैंटीन में बैठे हुए थे। शादी? इतनी जल्दी? अभी नहीं, निमिषा बोली। क्यों नहीं? हमारी शादी में क्या रुकावट है? तुम मुझे चाहती हो, मैं भी तुम्हें। तो प्रॉब्लम क्या है? तुम समझते नहीं। मेरी बड़ी बहन दिव्या अभी तक कुंवारी बैठी है और वह मुझसे 5 साल बड़ी है। मेरे माता पिता कहते हैं कि जब तक उसकी शादी ना हो जाए मेरी शादी का सवाल ही नहीं उठता। सुनील सोच में पड़ गया। कुछ क्षण रुक कर बोला, अभी तक दिव्या की शादी क्यों नहीं हुई? क्या वे बदसूरत है या कोई नुक्स है उनमें? निमिषा खिलखिलाई, ऐसा कुछ नहीं है, दीदी तो बहुत सुंदर है। तुमसे भी ज़्यादा? सुनील ने चौंकते हुए पूछा। अरे मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। दीदी बहुत रूपवती है, पढ़ी लिखी है, स्मार्ट है, कॉलेज में पढ़ाती है। उनकी जोड़ का लड़का मिलना मुश्किल हो रहा है। दीदी लड़कों में बहुत मीन मैख निकालती हैं। अब तक बीसीओ को मना कर चुकी हैं। मेरी माँ तो कभी कभी चिढ़ कर कहती हैं कि पता नहीं कौन सा राजकुमार इसे ब्याहने आएगा। तब हमारा क्या होगा प्रिय? सुनील ने हताश होकर कहा। 3 महीने बाद मैं अमेरिका चला जाऊंगा, फिर पता नहीं कब लौटना होगा। क्या तुम मेरी जुदाई सह पाओगी? मैं तो तुम्हारे बगैर वहाँ रहने की सोच भी नहीं सकता। समस्या गंभीर थी। दोनों कुछ क्षण गुमसुम बैठे रहे। अच्छा यह बताओ कि तुम्हारी दीदी कैसा वर चाहती है, जरा उनकी पसंद का तो पता चले। सुनो, ऊंचा, मेधावी, रौबीला, शिक्षित, सुदर्शन, सुसंस्कृत। अरे बाप रे, इतनी सारी खूबियाँ एक आदमी में तो मिलने से रही। देखो जी, निमिषा ने तनिक गुस्से से कहा, मेरी बहन का मजाक मत उड़ाओ, नहीं तो। खैर छोड़ो, पर यह तो बताओ कि हमारी समस्या कैसे हल होगी? वह तुम जानो। निमिषा उठ खड़ी हुई। मेरी क्लास है, मैं चलती हूँ। वैसे मैंने माँ के कानों में अपनी तुम्हारी बात डाल दी है। उन्हें तो शायद मना भी लूँगी, पर पिताजी टेढ़ी खीर हैं। वे इस बात पर कभी राजी नहीं होंगे कि दिव्या के पहले मेरी शादी हो जाए। उसके जाने के बाद सुनील बुझा हुआ सा बैठा रहा। तभी उसके कुछ दोस्त कैंटीन में आए। अरे देखो, अपना यार तो यहाँ बैठा है, परेश ने कहा। क्यों मियाँ मजनू, आज अकेले कैसे? लैला कहाँ है? और सूरत पर फटकार क्यों बरस रही है? सुनील ने उन्हें अपनी समस्या बताई। यार, निमिषा की बहन दिव्या को एक वर की तलाश है, और वर भी ऐसा वैसा नहीं, किसी राजकुमार से कम नहीं होना चाहिए। राजकुमार? अमित चमक कर बोला। यदि राजकुमार की दरकार है तो अपन अर्जी दिए देते हैं। वाह, दिलीप ने हंसते हुए कहा। कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? ये रूखे बाल, ये सूखे गाल, फटे हाल, राजकुमार ऐसा हुआ करते हैं? अरे शक्ल का क्या है, अभी उस साबुन से नहा लूँगा, वही जिसका आए दिन टीवी पर विज्ञापन आता रहता है। तब तो एकदम तरोताज़ा लगने लगूंगा। शेष रहे कपड़े तो एक भड़कीली पोशाक किराए पर ले लूँगा,
अगर चाहो तो ताज और तलवार भी। यार बोर मत कर, सुनील ने कहा। यहाँ मेरी जान पर बनी है और तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है। यार, परेश ने कहा, हमारे इलाके में एक मैरिज ब्यूरो खुला है, नाम है विवाह संस्था। ब्यूरो वालों ने अब तक सैकड़ों शादियां करवाई हैं। वहाँ अर्जी दे दो, अपनी ज़रूरत बता दो, लड़का वे मुहैया करवा देंगे। यह हुई ना बात। सुनील खुशी से उछल पड़ा। झटपट वहाँ का पता बता। लेकिन क्या पता दिव्या के माँ बाप वहाँ पहले ही पहुँच नाउम्मीद हो चुके हों। यह कोई ज़रूरी नहीं। कई लोग अखबार में शादी का विज्ञापन देने और ऐसी संस्थाओं में लड़का तलाशने से कतराते हैं। एक इमारत की तीसरी मंजिल पर विवाह संस्था का कार्यालय था। सुनील ने जब अंदर प्रवेश किया तो एक छरहरे बदन के धोतीधारी सज्जन ने चश्मे से उसे घूरा। कहिए। मैं सुनील हकलाने लगा। हाँ हाँ कहिए। क्या शादी के लिए वधू चाहिए? जी नहीं, लड़का। जी, मेरा मतलब है शादी मुझे नहीं करनी, अपनी पत्नी की भावी बहन। नहीं नहीं, अपनी भावी पत्नी की बहन के लिए वर की ज़रूरत है। ठीक है, यह फॉर्म भर दीजिए, अपनी ज़रूरतें दर्ज कीजिए और लड़की का विवरण भी। फ़ोटो लाए हैं? अगर नहीं तो बाद में दे जाइएगा। हाँ, फीस के 1,000 रुपये जमा कर दीजिए। 1,000? यह लो, 1,000 तो कुछ भी नहीं है। लड़का मिलने पर आप शादी में लाखों खर्च कर डालेंगे कि नहीं? और फिर हम यहाँ खैरात खाना खोलकर तो नहीं बैठे हैं। हम भी 4 पैसे कमाने की गरज से दफ्तर खोले बैठे हैं। यहाँ का भाड़ा, कर्मचारियों और दरबान का वेतन वगैरह कहाँ से निकलेगा बताइए? ठीक है, मैं कल फ़ोटो और रुपये लेते आऊँगा। अच्छी बात है, फॉर्म भी कल ही भर देना। यह हमारा कार्ड रख लीजिए, मेरा नाम रमेश है। सुनील जाने लगा तो रमेश ने उसे हिकारत से देखकर मुंह फेर लिया। वह बुदबुदाया। चले आते हैं खाली पीली टाइम खोटा करने के लिए। सुनील दफ्तर से बाहर निकलकर सोचने लगा, अगर 1,000 रुपये भरने पर भी काम ना बना तो यह रकम पानी में गई। समझो, हटाओ। मुझे दिव्या की शादी से क्या लेना देना? भली शादी करे या जन्म भर कुंवारी रहे, मेरी बला से। अचानक लिफ्ट का द्वार खुला और उसमें से एक नौजवान निकलकर सधे कदमों से चलता हुआ विवाह संस्था के दफ्तर में दाखिल हुआ। सुनील उसे घूरता रहा। अरे, यह कौन था? कोई हीरो या किसी रियासत का राजकुमार? वाह, क्या चेहरा मोहरा था, क्या चाल ढाल थी। ऐसे ही वर की तो मुझे तलाश है। वह वही गलियारे में चहलकदमी करता रहा। कुछ देर बाद वह युवक दफ्तर से निकला तो सुनील ने उसे टोका। सुनिए। युवक मुड़ा। जी कहिए, सुनील बोला। बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? आप इस संस्था में वधू के लिए अर्जी देने गए थे? आपका अंदाज़ा सही है, मुझे शादी के लिए एक लड़की की खोज है। यदि आपके पास थोड़ा समय हो तो चलिए, पास के होटल में चाय पी जाएं। मेरी निगाह में एक अति उत्तम कन्या है। सुनील ने होटल में बैठकर दिव्या की तारीफ के पुल बांधे तो उस युवक ने पूछा, क्या सचमुच ऐसी कन्या उपलब्ध है? अजी हाथ कंगन को आरसी क्या, मैं कल ही आपको उससे मिला देता हूँ। लेकिन कुछ अपने बारे में भी बताइए। अच्छा, मेरा नाम कपिल है। मैं नागपुर से नौकरी की तलाश में यहाँ आया था। आप जानते ही हैं कि मुंबई महानगरी में नौकरी मिल जाती है और छोकरी भी मिल जाती है, पर रहने को मकान नहीं मिलता। लाचारी से पिछले 5 वर्षों से एक पारसी महिला के घर पर बतौर पेइंग गेस्ट रह रहा हूँ। वह तो भली है, पर जरा खपती है, पैसे पैसे का हिसाब रखती है। रात को 10 बजे रसोई में ताला लगा देती है। देर से लौटो तो थाली से ढका ठंडा खाना मिलता है, जिसे खाने की तबीयत नहीं होती। वह तो भला हो मकान मालकिन की बेटी जूली का, जो मेरे लिए चोरी से ऑमलेट बना देती है। चाय के तो अनगिनत प्याले पिलाती है। बड़ी भली है, बेचारी 30 साल पार कर चुकी है, पर उसे भी मनपसंद वर नहीं मिला। मैं अपने एकाकीपन से आज ही जा गया हूँ। सोचा एक लड़की ढूंढकर शादी कर ही डालूँ। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए। तो कल मिल रहे हो ना, इसी जगह इसी समय? पक्का?
दूसरे दिन सुनील बेसब्री से कपिल की राह देखता रहा, पर वह न आया। सुनील ने अपने आप को कोसा कि उसने कपिल का पता ठिकाना तक मालूम नहीं किया। वह फिर कार्यालय जा पहुंचा और बाहर टहलता रहा और उसे निराश नहीं होना पड़ा। अचानक उसने देखा कि एक सुंदर नौजवान लिफ्ट से निकलकर कार्यालय की ओर बढ़ रहा है। सुनील ने उसे बीच में ही घेर लिया। वे बातें करते करते वर्ली की तरफ निकल गए। समुद्र के किनारे घूमते घूमते उन्होंने ढेरों बातें कर डाली। सुनील ने शीघ्र ही जान लिया कि युवक का नाम मनीष है। वह अपने माता पिता के साथ मालाबार हिल पर रहता है। उसके पिता व्यापारी हैं, यानी खाते पीते लोग हैं। घर में मनीष के अलावा 2 छोटे भाई बहन हैं। सुनील को बेहद मनीष जचा। कोई भी लड़की उसे पति रूप में पाकर धन्य हो जाएगी। सुनील खुशी खुशी घर पहुंचा। रात को देर तक अपने और निमिषा के बारे में सोचता रहा। दूसरे दिन मनीष आग्रह करके उसे अपने घर ले गया। उसने सुनील को बढ़िया खाना खिलाया और अपने परिवार के दूसरे सदस्यों से भी मिलवाया। फिर वह उसे उसके घर छोड़ने गया। रास्ते में भी रुके। बात लड़कियों की चल पड़ी तो सुनील ने पूछ लिया, तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? मनीष ने उसे विस्तार से बताया। मेरी नज़र में एक बहुत सुंदर लड़की है, सुनील ने कहा। ऐसी लड़की चिराग लेकर ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगी, लाखों में एक है। सच? मनीष की आंखें चमकने लगी। एकदम सच, जब कहो दिखा दूँ। तुम उसे कब देखना चाहोगे? देखने की ज़रूरत ही क्या है? तुम जब इतनी तारीफ कर रहे हो तो ज़रूर अच्छी होगी। फिर भी शादी ब्याह के मामले में अच्छी तरह देखभाल कर लेनी चाहिए। भाई, मैं तुमसे साफ साफ बता दूँ, मैंने तय कर लिया है कि जो व्यक्ति मेरी बहन से शादी करेगा, मैं उसकी बहन या उसके परिवार की लड़की से ब्याह कर लूँगा। अरे! सुनील अचकचाया। यह क्या कह रहे हो? यार, ठीक कह रहा हूँ। मेरी बहन की शादी नहीं हो रही है। जहाँ बात चलती है टूट जाती है। मेरे माँ बाप उसकी शादी को लेकर बहुत परेशान हैं। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि जो मेरी बहन का हाथ थामेगा, मैं उसकी बहन से शादी कर लूँगा। इस हाथ दे, उस हाथ ले। बोलो, क्या कहते हो? अब मैं क्या बोलूँ? क्यों? क्या तुम्हें मेरी बहन पसंद नहीं आई? यार, पसंद नापसंद का सवाल नहीं है। मैं किसी और लड़की को चाहता हूँ। हमारी मंगनी हो चुकी है। ओह, तुम यह मंगनी तोड़ नहीं सकते? असंभव, सुनील ने दृढ़ता से कहा। ओह, मनीष मायूस हो गया। अरे भाई, सुनील ने उसे समझाना चाहा। क्यों तुम अपनी बहन की खातिर अपना जीवन बर्बाद करना चाहते हो? तुम्हारी बहन को अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। मैं खुद भी उसके लिए वर खोजूंगा। बल्कि एक लड़का तो मेरी नज़र में भी है। सुनील घर लौटकर सोचने लगा कि कुछ भी हो, दिव्या की शादी तो वह करा कर ही रहेगा। इस काम का बीड़ा उठाया है तो पूरा करके रहेगा। अगले रोज जब सुनील कार्यालय के करीब पहुंचा तो दरबान ने उसे घूर कर देखा। करीब 1 घंटे बाद उसने देखा कि एक लंबा चौड़ा इंसान विवाह कार्यालय की ओर बढ़ रहा है। सुनील सोचने लगा, वाह, यदि यह शिकार फंस जाए तो क्या कहने। दिव्या के माँ बाप मेरे चरणों में बिछ जाएंगे। खुद दिव्या भी उम्र भर मेरा आभार मानेगी। भाई साहब, वह फुसफुसाया। युवक ठिठक गया। कहिए। सुनील ने दिव्या पुराण शुरू किया तो युवक भड़क उठा। क्या कह रहे हैं आप? मैं यहाँ लड़कियों की खोज में नहीं आया। मैं शादी करके बकायदा घर बसाना चाहता हूँ। सुनील ने दांतों तले जीभ काटी। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं भी शादी की ही बात कर रहा हूँ। उसने अपनी बात का खुलासा किया तो युवक चुपचाप सुनता रहा। वे दोनों उस इमारत से बाहर निकले और चौपाटी की ओर चलते गए। मरीन ड्राइव पर पहुंचकर उस युवक ने कहा, मैं यहीं रहता हूँ। उसने एक भव्य इमारत की तरफ इशारा किया। मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ, पर क्या करूँ, मजबूर हूँ। सुनील ने उसकी ओर सवालिया नज़रों से देखा तो युवक ने अपनी गाथा सुनाई। मेरा नाम सुमित सिंह है। हम लोग ठाकुर हैं। बिहार में हमारी बहुत ज़मीन जायदाद है, लेकिन कई सालों से हम मुंबई में ही रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी हमारा व्यापार फैला हुआ है। मेरे माँ बाप बहुत पहले गुजर गए हैं। मैं अपने चाचा चाची के साथ रहता हूँ। जायदाद हाथ से निकल जाने के डर से वे मेरी शादी नहीं करना चाहते। जब भी कोई रिश्ता आता है,
वे लड़की वालों को मेरे खिलाफ उल्टा सीधा बताकर भड़का देते हैं। इधर मेरी शादी की उम्र बीतती जा रही है। लाचार होकर मैंने सोचा किसी वैवाहिक संस्था में अर्जी दे दूं। बस आप अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, सुनील ने आश्वासन दिया। तो आप लड़की वालों से मेरी बात चलाइए। यदि वे राजी हों तो हम इसी जगह इसी समय ठीक 8 दिनों बाद मिलते हैं। ठीक है, सुनील ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन यहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। सुनील घंटों सुमित की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन वह न आया। कुछ सोचकर सुनील कार्यालय जा पहुंचा। अचानक संस्था का द्वार खुला और रमेश बाहर निकले। सुनिए। जी, आपने मुझसे कहा? सुनील ने पूछा। हाँ, मैं आपसे ही बात करना चाहता हूँ। मैं कई दिनों से नोट कर रहा हूँ कि आप हमारे दफ्तर के आसपास मंडराते रहते हैं और जो भी ग्राहक आता है उसे फुसला कर ले जाते हैं। क्या आप किसी प्रतिद्वंदी संस्था के लिए काम करते हैं? जी नहीं, और ना ही मुझे आपके ग्राहकों में कोई दिलचस्पी है। मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारे हथकंडों से वाकिफ हूँ। दरबान ने बताया कि तुम कई बार हमारे ग्राहकों को बहका कर ले गए हो। मैं आपके दफ्तर के बाहर किसी से भी मिलूं, बात करूं, इससे आपको क्या? यह इमारत तो आपकी नहीं है, यह सड़क तो आपकी नहीं है, सुनील ने बिगड़ कर कहा। अरे, मुझे ऐसा वैसा ना समझना। मेरा नाम रमेश है, रमेश। क्या समझे? मैं इस इलाके का दादा हूँ। बहुत होशियारी दिखाने की कोशिश की तो हाथ पैर तोड़ कर रख दूंगा। अब यहाँ से चलते बनो। दोबारा मेरे दफ्तर के आसपास नजर आए तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। सुनील ने वहां से खिसक जाने में ही भलाई समझी। शाम को सुमित सिंह के घर पहुंचकर उसने घंटी बजाई तो एक स्थूलकाय मूंछों वाले सज्जन ने द्वार खोला। क्या सुमित सिंह घर पर हैं? सुनील ने हौले से पूछा। नहीं, वे व्यापार के सिलसिले में दिल्ली गए हुए हैं। आप कौन साहब हैं? मैं उनका मित्र हूँ। उसके सारे मित्रों को तो मैं भली भांति जानता हूँ, आपको तो पहले कभी नहीं देखा। मैं उनसे कुछ रोज पहले ही मिला था। आइए, अंदर आइए, कुछ ठंडा वंडा पीजिए। मैं सुमित का चाचा हूँ, बबलू सिंह। वे उसे अंदर ले गए और खुद खोद कर प्रश्न करने लगे। जल्द ही उन्होंने सुनील के मुंह से सब उगलवा लिया। शादी? वे भड़क गए। अरे, जब घर में बड़े बूढ़े मौजूद हैं तो इन छोकरों को अपने लिए लड़की तलाशने की क्या सूझी? हम लोग मर गए हैं क्या? और आप भी क्यों इस झमेले में अपना सिर खपा रहे हैं? जी मैं नहीं तो मेरी तो सुमित जी से अचानक मुलाकात हो गई संस्था के बाहर। यह संस्था किस चिड़िया का नाम है? बबलू सिंह के माथे पर बल पड़ गए। यह एक वैवाहिक संस्था है। वहाँ पर जोड़ियाँ मिलाई जाती हैं। वहाँ के संचालक है रमेश। रमेश? कौन रमेश? रमेश संस्था के संचालक हैं। वे अब तक 50 शादियाँ करा चुके हैं। अरे, रमेश होता कौन है हमारे बेटे की शादी कराने वाला? हाँ, उसकी ऐसी ज़रूरत कि हमारे घरेलू मामलों में दखल दे? उसे तो मैं देख लूँगा। आप जरा उसे संभल कर रहें, सुनील ने डरते डरते कहा। वह बहुत खतरनाक आदमी है, इलाके का दादा है। अरे, ऐसे 20 दादाओं को हमने ठिकाने लगा दिया है। वह किस खेत की मूली है? अभी तुरंत जाते हैं, उसकी सारी दादागिरी झाड़ देंगे। मेरा नाम भी बबलू सिंह है। देखते हैं वह कितने पानी में है। अरे, कोई है? वे दहाड़े, हमारी कार निकालो। सुनील वहाँ से जान बचाकर भागा। नरीमन पॉइंट पर वह हताश सा बैठा समुद्र की लहरों का उतार चढ़ाव देखता रहा। हेलो दोस्त, सहसा उसके कानों में एक आवाज़ आई। सुनील ने चौंक कर देखा। सामने कपिल खड़ा था। अरे यार, तुम? सुनील खुशी से चिल्लाया। इतने दिनों कहाँ गायब रहे? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया। शहर के सारे गेस्ट हाउस छान मारी। आखिर वादा करके मुकरने की वजह? अभी बताता हूँ। कपिल ने बताया कि उस रात जब वह सुनील से मिलकर घर गया तो जूली उसकी राह में बैठी थी। बातों बातों में जब कपिल ने कहा कि वह शादी करना चाहता है तो जूली रोने लगी। उसने रोते रोते बताया कि वह उसे बेहद प्यार करती है। अगर उसने उसके प्रेम को ठुकराया तो वह अपनी जान पर खेल जाएगी। कपिल ने आगे कहा, मेरा मन पसीज गया। मैंने अपने मन को टटोला तो पाया कि मैं भी जूली को बेहद पसंद करता हूँ। सोचा शादी के लिए जूली क्या बुरी है। अब मैंने उससे शादी कर ली है
और घर जमाई बन गया हूँ। ठीक है बेटा, सुनील ने मन ही मन कहा। 56 भोग से परसी थाली ठुकरा दी। अब खाते रहना जिंदगी भर ऑमलेट। सुनील घर पहुंचा तो टेलीफोन की घंटी घनघना रही थी। उसने रिसीवर उठाया तो उधर से निमिषा बोली, सुनील आजकल कहाँ रहते हो? कई दिनों से तुम्हारी सूरत नहीं देखी। खैर एक खुशखबरी सुनो, दीदी की शादी तय हो गई है। अरे कब हुई? किससे हुई? सुनील ने प्रश्नों की बौछार लगा दी। दीदी जिस कॉलेज में पढ़ाती हैं वहीं की सौरभ से। यह तो कमाल हो गया। क्या उनमें वे सभी बातें हैं जो दिव्या को चाहिए थी? क्या पता। अब तुम जल्दी से घर आ जाओ। सौरभ जी हमारे घर आ रहे हैं। जानते हो, दीदी का उनसे कुछ चक्कर चल रहा था। शायद इसीलिए उन्होंने इतने लड़कों को नापसंद कर दिया। खैर मैंने सोचा है कि यही मौका है कि हम भी अपने प्यार की बात जग जाहिर कर दें। तो आ रहे हो ना? आ रहा हूँ जाने मन, तुरंत आ रहा हूँ, सुनील ने चहकते हुए जवाब दिया। दोस्तों ये कहानी यही समाप्त हो गई। साथ देखते हैं आज की दूसरी कहानी। माँ, अब हम क्या इतनी पराई हो गई कि आप हमें कुछ बताना नहीं चाहती, या आप हमें दूर रखना चाहती हैं अपने घर के मामलों से? जाओ माँ, आपने हमारा दिल तोड़ दिया। अरे बेटी, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? बताओ, तुम लोग अपनी अपनी गृहस्थी में ऐसी रम गई हो कि कभी आने का फुर्सत नहीं रहता तुम्हारे पास। अब बताओ। आज अचानक माँ ने हम पर जैसे बम फोड़ दिया। राधिका की शादी तय हो गई है। 15 दिन बाद का मुहूर्त निकला है। तुम सब लोगों को आना है। बस इतना कहकर वह फ़ोन रखने लगी थी। अरे माँ, कब रिश्ता तय किया है? कौन लोग हैं? कहाँ के हैं? लड़का क्या करता है? मैंने एक साथ कई प्रश्न पूछ डाले थे। सब ठीक ठाक ही है, अब आकर देख लेना। माँ और बात करने के मूड में नहीं थी और मैं कुछ और कहती तब तक उन्होंने फ़ोन रख दिया था। लो, यह भी कोई बात हुई? अरे राधिका मेरी सगी छोटी बहन है। इतना सब जानने का हक तो मेरा बनता ही है कि कहाँ शादी तय हो रही है, कैसे लोग हैं। अरे राधिका की ज़िंदगी का एक अहम फैसला होने जा रहा है और मुझे खबर तक नहीं। ठीक है, माँ का स्वास्थ्य इन दिनों ठीक नहीं रहता है, फिर राधिका की शादी को लेकर पिछले कई सालों से परेशान हो रही है। पिताजी के असमय निधन से और अकेली पड़ गई हैं। भाई कोई है नहीं, हम 3 बहनें ही हैं, मैं, लक्ष्मी और राधिका। मेरी और लक्ष्मी की शादी हुई काफ़ी अरसा हो गया है, पर पता नहीं क्यों राधिका का हर बार रिश्ता तय होते होते रह जाता था। शायद इसीलिए माँ इतनी शीघ्रता से यह काम निपटाना चाह रही हो। जो भी हो, बात तो माँ को पूरी बतानी थी। शाम को मैंने फिर राधिका से बात करनी चाहिए, पर वह तो शुरू से वैसे भी मितभाषी ही रही है। अभी भी हाँ हूँ ही करती रही। दीदी, माँ ने बता तो दिया होगा ना सब कुछ? स्वर भी उसका तटस्थ ही था। अरे पर तू तो पूरी बात बता ना। तेरे स्वर में भी कोई खास उत्साह नहीं दिख रहा है। मैं तो अब झल्ला ही पड़ी थी। उत्साह क्या? सब ठीक ही है। माँ इतने दिन से परेशान थी। मैं स्वयं भी अब उन पर बोझ बनकर उनकी परेशानी और नहीं बढ़ाना चाहती। अब यह रिश्ता तो जैसे एक तरह से अपने आप ही तय हो गया है तो अच्छा ही होगा। राधिका ने भी जैसे तैसे बात समाप्त ही कर दी थी। राजीव तो अपने काम में इतने व्यस्त थे कि उनको छुट्टी मिलनी मुश्किल थी। मेरा और बच्चों का रिजर्वेशन करवा दिया। मैं चाह रही थी कि 4-5 दिन पहले पहुंचूं, पर मैं और लक्ष्मी दोनों ही रिजर्वेशन के कारण ठीक शादी वाले दिन ही पहुंच पाए थे। मेरी तरह लक्ष्मी भी उतनी ही उत्सुक थी यह जानने के लिए कि राधिका का रिश्ता कहाँ तय हुआ है और इतनी जल्दी कैसे सब तय हो गया। पर जो कुछ जानकारी मिली उसने तो जैसे हमारी उत्साह पर ही पानी फेर दिया था। जौनपुर का कोई संयुक्त परिवार था, छोटा मोटा बिजनेस था। लड़का भी वहीं पुश्तैनी काम संभाल रहा था। उन लोगों की कोई मांग नहीं थी। लड़की की बुआ खुद आकर राधिका को पसंद कर गई थी और शगुन की अंगूठी व साड़ी दे गई थी। माँ, मेरे मुंह से निकल गया। जब इतने समय से रिश्ते देख रहे थे तो और देख लेती। आपको जल्दी क्या थी? ऐसी क्या राधिका बोझ बन गई थी? संयुक्त परिवार, राधिका कैसे निभाएगी उस घर में? सब निभ जाएगी, माँ बोली। अब मेरे इस बूढ़े शरीर में इतनी ताकत नहीं बची है कि घर घर रिश्ता ढूंढती रहूं। इतने बरस तो हो गए हैं, कहीं जन्म पत्री नहीं मिलती,
कहीं दहेज का चक्कर। और तुम दोनों जो इतनी मीन मैक निकाल रही हो, खुद क्यों नहीं ढूंढ दिया कोई अच्छा घर बार अपनी बहन के लिए? माँ ने तो एक तरह से मुझे और लक्ष्मी दोनों को ही डपट दिया था। यह सच भी था। हम दोनों बहनें अपने अपने परिवार में इतनी व्यस्त हो गई थी कि जितने प्रयास करने चाहिए थे चाह कर भी नहीं कर पाए। खैर, सीधे साधे समारोह के साथ राधिका ब्याह दी गई। मैं और लक्ष्मी दोनों कुछ दिन माँ के पास रुक गए थे, पर हम रोज़ यही सोचते कि पता नहीं कैसे हमारी यह भोली भाली बहन उस संयुक्त परिवार में निभेगी। हम लोग ऐसे परिवारों में कभी रहे नहीं हैं, ना ही हमें घरेलू काम करने की अधिक आदत थी। पिताजी थे तब काफ़ी नौकर चाकर थे, और अभी भी माँ ने 2 काम वाली बाई लगा रखी थी और खाना भी उन्हीं से बनवा लेती थी। फिर राधिका का तो स्वभाव भी सरल सा है। तेज तर्रार सास, नंदे, जेठानी सब मिलकर दबा लेंगी उसे। जब चचेरा भाई विवेक विदा कराने गया तब हम लोग यही सोचकर आशंकित थे कि पता नहीं राधिका आकर क्या हाल चाल सुनाए, पर उस समय तो उसकी सास ने विदा भी नहीं किया। विवेक से यह कह दिया कि महीने भर बाद भेजेंगे। अभी किसी बच्चे का जन्मदिन है, उसे भेज दिया था। उधर विवेक कहता जा रहा था, दीदी, राधिका दीदी को आपने कैसे घर में भेज दिया है? वह घर क्या उनके लायक है? छोटा सा पुराने जमाने का मकान, उसमें इतने सारे लोग। अब आजकल कौन बहुओं से घूंघट निकलवाता है? पर राधिका दीदी से इतना पर्दा करवाया कि मेरे सामने ही मुश्किल से आ पाई। ऊपर से सास नंदे तेज तर्रार। सास ने तो एक तरह से मुझे झिड़क दिया कि बहू से घर का कामकाज तो होता नहीं है। इतना नाजुक बना कर रख दिया है लड़की को कि वह 4 जनों का खाना तक नहीं बना सकती। पर गलती तो इसकी माँ की है जो कुछ सिखाया नहीं। अब हम लोग सिखाएंगे। सच दीदी, इतनी रोबीली सांस तो मैंने पहली बार देखी। विवेक कहता जा रहा है और मेरा कलेजा बैठता जा रहा था कि इतने सीधे साधे ढंग से शादी की है। कहीं लालची लोग हुए तो दहेज के कारण मेरी बहन को प्रताड़ित ना करें। वैसे भी दहेज को लेकर इतने किस्से तो आए दिन होते रहते हैं। राधिका से मिलना भी नहीं हो पाया। माँ से भी इस बारे में अधिक बात नहीं कर पाए। वैसे भी हृदय रोग की मरीज हैं वे। राधिका से फ़ोन पर कभी कभार बात होती तो जैसा उसका स्वभाव था, हाँ हूँ में ही उत्तर देती। बीच में दशहरे की छुट्टियों में फिर माँ के पास जाना हुआ था। सोचा कि शायद राधिका भी आए तो उससे भी मिलना हो जाएगा, पर माँ ने बताया कि राधिका की सास बीमार है, वह नहीं आ पाएगी। माँ, इतने लोग तो हैं उस घर में, फिर राधिका तो नई नवेली बहू है। क्या अब वही बची है सास की सेवा को, जो 4 दिन को भी नहीं आ सकती? मैं कहे बिना नहीं रह पाई थी। मुझे पता था कि उसकी ननंदे, जेठानी सब इतनी तेज हैं तो राधिका दब कर ही रही होगी। उधर माँ कहे जा रही थी, सास का इलाज होना था तो पैसे की ज़रूरत पड़ी। राधिका ने अपनी कंगन उतार कर सास के हाथ पर धर दिए। सास तो गदगद हो गई। मैंने माथे पर हाथ मारा। हद हो गई बेवकूफ़ी की भी। अरे, छोटी मोटी बीमारी का तो इलाज यूँ हो ही जाता है, फिर पुश्तैनी व्यापार है। इतने लोग हैं घर में, और सास की चतुराई देखो। जो थोड़ा बहुत जेवर राधिका मायके से लेकर गई है उस पर भी नजरें गड़ी हैं। उधर माँ कहती जा रही थी, अच्छा है उस घर में रच बस गई है राधिका। माँ भी आजकल पता नहीं किस लोग में विचरण करने लगी है, सारी व्यवहारिकता भूल गई है। राधिका के पास कुछ गहनों के अलावा और है ही क्या। मेरा तो मन ही उचट गया था। घर आकर भी मूड उखड़ा उखड़ा ही रहा। राजीव से यह सब कहा तो उनका तो वही चिर परिचित उत्तर था, तुम क्यों परेशान हो रही हो, सबका अपना अपना भाग्य है। अब राधिका के भाग्य में जौनपुर के ये लोग ही थे तो इसमें तुम क्या कर सकती हो, और माँ से क्या उम्मीद करती हो। उन्होंने तो जैसे भी हो अपना दायित्व पूरा कर दिया। एक दिन फ़ोन पर पता चला कि राधिका बीमार है, पेट में पथरी है और ऑपरेशन होगा। दूसरी कोई शिकायत हो सकती है तो पहले सारे टेस्ट होंगे। बनारस के एक हॉस्पिटल में भर्ती है। तुम लोग देख आना, मेरा तो जाना नहीं हो पाएगा, माँ ने खबर दी थी। लक्ष्मी भी छुट्टी लेकर आ गई थी। वहीं हॉस्पिटल के पास उसने एक होटल में कमरा बुक करवा लिया था। रीता, मैं तो 2 दिन से ज़्यादा रुक नहीं पाऊँगी।
बड़ी मुश्किल से ऑफिस की छुट्टी मिली है। उसने मिलते ही कहा था। मैं भी कहाँ रुक पाऊंगी, छोटू के इम्तिहान चल रहे हैं। नौकर भी आजकल बाहर गया हुआ है। बस दिन में ही राधिका के पास बैठ लेंगे, रात को तो जगना भी मुश्किल है मेरे लिए। मैंने भी अपनी परेशानी गिना दी थी। सवाल यह था कि यहाँ रुककर राधिका की देखभाल कौन करेगा। कम से कम 10 दिन तो उसे हॉस्पिटल में ही रहना होगा। अभी तो सारे टेस्ट होने हैं। हम दोनों राधिका को देखने जब हॉस्पिटल पहुँचे तो पता चला कि उसकी दोनों ननंदें आई हुई हैं। बूढ़ी सास भी उसे संभालने आ गई है और उन लोगों ने कॉटेज वार्ड के पास ही कमरा ले लिया था। दबंग सास बड़े प्यार से राधिका के सिर पर हाथ फेर रही थी। फिक्र मत करो बेटी, तो जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं हूं ना तेरे पास। तेरी दोनों नंदे भी अपने ससुराल से आ गई हैं। सब बारी बारी से तेरे पास सो जाया करेंगे, तो अकेले थोड़े ही हैं। उधर राधिका के पति चम्मच से उसे सूप पिला रहे थे। एक ननंद मुंह पोंछने का नैपकिन लिए खड़ी थी। दीदी कैसी हो, राधिका ने हमें देखकर पूछा था। मुझे लगा कि इतनी बीमारी के बाद भी राधिका के चेहरे पर एक चमक है। शायद घर परिवार का इतना अपनत्व पाकर वह अपनी बीमारी भूल गई है। पर पता नहीं क्यों मेरी और लक्ष्मी के सिर कुछ झुक गए थे। कई बार इंसानों को समझने में कितनी भूल कर देते हैं हम। दोस्तों, कहानी यही समाप्त हो गई। पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।